हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलकर खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करती हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था यूरी सिल्नू से कहता है तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, और अपने मन में कहता है इस समय का मेरे लिए जो भी महत्व, जो भी इम्पोर्टेंस रहा हो, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरा पक्का इरादा है। यूरी के लिए उसने जो सिन्नू के साथ वक्त बिताए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत बहुत ज़्यादा ही महत्व रखते हैं। वो उसने जो सिन्नू के साथ वक्त बिताए हैं वो उसे कभी नहीं भूलना चाहता और वो भूलेगा भी नहीं। आज चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर के स्टार्ट में हम जेम्स को देखते हैं जिसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। आसपास डॉक्यूमेंट बिखरे हुए थे। उसने काफ़ी स्मोक किया हुआ था और उसे देखकर लग रहा था कि उसने काफ़ी दिनों तक अपने सीट को नहीं छोड़ा है। उसकी हाथ पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। वो वाइट पड़ चुका था। हाँ, सांसें तो चल रही थी, बाकी वो मर चुका था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ मिनट पहले पर, जहाँ पे हम जेम्स को देखते हैं जो कहता है इतना ही, इतना ही, इतना ही चाहिए था। आखिरकार, आखिरकार मुझे नौकरी छोड़ने का बहाना मिल ही गया। जिस पल काइल मुझे अपने साइको भाई की गंदगी साफ करने के लिए मजबूर करेगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। काइल रिग्रो, इल्ले रिग्रो, ये दोनों भाई हैं। काइल बड़ा भाई और इल्ले छोटा भाई। जेम्स कहता है मैंने रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर दिया है, तो बस थोड़ा इंतज़ार करो काइल रिग्रो। जो हमारा जो जेम्स है उसका इरादा पक्का है, पूरे बिल्कुल एक दीवार की तरह जो कोई नहीं तोड़ सकता। आज तो वो रेजिग्नेशन लेकर ही रहेगा। आज कुछ भी हो जाए वो नौकरी छोड़ देगा। वो परेशान हो चुका है इल्ले की गंदगी साफ करते हुए। आज तो वो छोड़ देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है काइल पर, जो कहता है इसे ऐसे ही छोड़ दो, वो खुद ही इसका हल निकाल लेगा। सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या मुझे मौत की सज़ा मिल सकती है? मतलब अगर वो घर वापस आता है तो शायद मैं उसकी प्रोटेक्शन ना कर सकूं। फिर भी अगर कोई बदलाव होता है तो मुझे बता देना। जेम्स सॉफ्ट अपने मन में कहता है हाँ, आखिर आखिर वो इस तरीके का एक्टिंग क्यों कर रहा है? क्या 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 उसका कोई साजिश है? और हमारा काइल, उसे पता था कि जैसे ही वो कहेगा कि तुम इल्ले ने जो रायता फैलाया है उसे समेट लो, तुरंत ही जेम्स उसके मुंह पे रेजिग्नेशन लेटर फेंक कर मारेगा। और उसी बात पता थी, इसलिए वो यहाँ पर इमोशनल अत्याचार कर रहा है जेम्स पर। और कहता है तुमको इसे इसे ठीक करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। खैर ज़्यादा चिंता मत करो, इले किसी न किसी तरह से जिंदा बच जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात को लेकर तनाव में आओ और बीमार पड़ जाओ। जेम्स कंफ्यूज, तुम जानते हो कि मुझे तुम पर कितना भरोसा है और मैं तुम्हारी कितना परवाह करता हूँ, है ना? मैं तुम्हें अपने परिवार की तरह समझता हूँ। तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। और जेम्स का जो दीवार था इतना ज़्यादा मजबूत, उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं। काइल कहता है वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या 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 वो रेजिग्नेशन लेटर है? तो रेजिग्नेशन तो नहीं है, है ना? जेम्स, क्या मैंने हाल ही में किसी तरह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? तुम मुझे बता सकते हो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ये कहते हुए वो उसने जेम्स का हाथ पकड़ लिया था, वही हाथ जिसमें रेजिग्नेशन लेटर है। और हमारे जेम्स का जो दीवार था वो चकनाचूर हो जाता है और वहीं टूटकर गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे यूरी जेम्स से कहता है क्या तुमने उसकी अनमोल किताबों को जलाने की कोशिश की? जेम्स कहता है हाँ, और हमें दिखाया जाता है। जेम्स कहता है उसने मेरे रेजिग्नेशन लेटर को भी उसी के साथ जला दिया। जहाँ पे हम देखते हैं काइल रोते हुए कहता है अलविदा, गुड बाय मेरे मेरे दोस्तों। अगले जन्म में तुम्हारा मालिक बहुत अच्छा मिले। और ये कहते हुए उसने जेम्स का रेजिग्नेशन लेटर भी जला दिया होता है। यूरी कहता है ओह, यूरी को ऐसा कुछ होगा पता था। जेम्स बेचारा
पूरी तरीके से डिप्रेशन में। यूरी कॉफ़ी को पीते हुए कहता है, बात समझ में आती है। काइल के लिए जेम्स जैसा किसी यूज़फुल पर्सन को अपने पास रखना कहीं बेहतर होगा अपने चाहूटिक छोटे भाई के बजाय। जेम्स कहता है, खैर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, लेकिन मैं ये सब देखते हुए मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊँगा। आई एम सॉरी। यूरी कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे यहाँ कुछ और भी काम था। यूरी कहता है, तो इसी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है ना, T&R के साथ। जेम्स कहता है, हाँ, लेकिन तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को फिर से दोबारा रिन्यूअल कब करवाओगे? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अभी ही डॉक्यूमेंट दे दूँ? डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा है मैंने, तुम बोलो तो मैं अभी दे दूँ और तुम उस पर साइन कर दो। यूरी कहता है, ओह, मैं पहले 1 या 2 वीक की छुट्टी लेना चाहूँगा। जेम्स आग बबूला, जेम्स की आग जलने लगती है। बेचारा भाई, वो कितने दिनों से लगातार काम कर रहा है और यहाँ पे यूरी छुट्टी की बात कर रहा है, उसके जले पे नमक छिड़क रहा है। यूरी कहते हैं, आई एम सॉरी, लेकिन जेम्स तुम्हें कुछ समय के लिए अकेले ही कष्ट सहना पड़ेगा। जेम्स आग बबूला होते हुए ही कहता है, मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इस बार परमानेंट कर दूंगा। यूरी कहता है, तुम्हें पता है मैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करता। खैर, गुड लक। जेम्स कहता है, ठीक है, अगले वीकेंड फिर आना और तब साइन कर देना। यूरी अपने मन में कहता है, इसीलिए तुमको एक अच्छे बॉस से मिलना ज़रूरी है जेम्स। मुझे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर वो रुक जाता है और सिल्नो को याद करता है, जहाँ पे सिल्नो कहता है, मेरे लिए प्लेन का टिकट बुक कर दो। यूरी कहता है, सिन्नू के इस तरह चले जाने के बाद मैंने सुना कि उसने रिक की नाक के नीचे से तेवी को अगवा कर लिया और गायब हो गया। मैं आपको बता दूं, मैंने अगले एपिसोड में बोल दिया था कि हमारे सिल्नू के पास तेवी है और वो उसे लेकर जा रहा है। आई एम सो सॉरी, मुझसे कुछ समझने में गलती हो गई। मैंने जो लाइंस बोले वहाँ पर सब सही बोला, बट मैंने समझने में गलती कर दी। सिल्लू उसके पास तेवी नहीं है, वो अब गया और तेवी को किडनैप कर लिया, मतलब अगवा कर लिया। पहले तेवी उसके साथ नहीं था। आई एम सो सॉरी, ये मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और यूरी कहता है, मुझे पता था कि इसका मुझसे अब कोई लेना देना नहीं है। मुझे अब भी चिंता थी कि वो खुद को फिर से खतरे में डाल देगा, लेकिन लकीली तेवी रिक के पास वापस चला गया। यानी तेवी इल्ला के पास चला गया, मतलब हाँ, मतलब सिल्लू ने उसे बचाया। अगर आप लोगों ने फैशन देखा हो तो आपको पता हो कि सिल्लू ने कैसे हमारे तेवी को ब्लैकमेल किया था उसके भाई के ज़रिए, उसका भाई यानी जेबी के ज़रिए, और तेवी को किडनैप कर लिया था। मतलब हाँ, उसे किडनैप ही कहेंगे। किडनैप कर लिया था और इल्ले के ऊपर गोली भी चलाई थी, जो इल्ले को नहीं लगा था। मे बी इल्ले को टच करके निकल गया था। और तब हमें दिखाया गया था कि उसने देवी को और जेबी को लेकर आया था। उसके बाद वो चला गया था उन्हें वहाँ होटल में छोड़ के। और उसके बाद शायद न्यू एपिसोड अभी नहीं आया है फैशन का, बट फैशन रागा में बताया जा रहा है कि देवी खुद ही इल्ले के पास चला गया। मतलब मैं शॉक्ड हूँ, रियली में। अच्छी बात है। वैसे मुझे पता है देवी को इल्ले से प्यार हो चुका है, और इल्ला तो भाई देवी के लिए पागल ही है। उसे तो छोड़ो, उसका तो हम बोल ही नहीं सकते। अगर देवी उससे दूर हुआ ना तो पूरे दुनिया को आग लगा देगा और साथ में खुद को भी। यूरी कहता है सिल्नो सुरक्षित हांगकांग वापस आ गया। रियली, मतलब सिल्नो देवी को पाने के लिए उसने क्या कुछ किया था और सिल्नो ने देवी को ईजिली जाने दिया। रियली हमें नहीं दिखाया गया कि उन तीनों के बीच क्या हुआ, इल्ला, देवी और सिल्नो के।
में भी फैशन में दिखाया जाएगा। ओके, सो अभी हमारा यूरी कहता है, लेकिन मुझे बताया गया था कि घर लौटने के बाद से ही वो डिप्रेशन में था। रियली हमारा सिल्लू डिप्रेशन में था? ऐसा क्या हुआ था उन तीनों के बीच? हाँ, यूरी कहता है, हालांकि वो ऐसा पर्सन नहीं है जो किसी को अपनी कमजोरी और ऐसा साइड दिखाए। लगता है वो सचमुच बहुत ज़्यादा दुखी होगा, लेकिन सिल्लू जैसा है उसे देखते हुए सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। कम से कम वो तो ऐसा लग रहा था कि वो अपना बचाव करने में सक्षम होगा। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था और उसे सिल्लू की बड़ी सी स्माइल दिखाई जाती है और वो शांत हो जाता है, वो रुक जाता है और अपने मन में कहता है, हाँ, पर ये क्या है? एम्प्टीनेस, खालीपन। और फिर उस सुनसान सड़क को देखता है और कहता है, जो मेरे अंदर रह जाता है वो है खालीपन। उसके बाद यूरी सिल्लू के साथ बिताए गए मोमेंट को याद करता है और कहता है, वो मेरे बहुत करीब था, इतना करीब कि मैं उसके शरीर की गर्मी महसूस कर सकता था, उसकी मनमोहक सुगंध को महसूस कर सकता था। मुझे तो बस उसे देखने का मौका मिलने से ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। फिर वो चुप हो जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे अपने फीलिंग्स को सुलझाने की ज़रूरत है। और फिर वो लेटर बॉक्स में जाता है और बिना देखे अपने हाथ को डालता है और कहता है, मुझे पूरा दिन पानी में बिताना चाहिए। और फिर वो कंफ्यूज और शॉक्ड हो जाता है और वो देखता है, हाँ, एम्प्टी। और वो कंफ्यूज होते हुए ध्यान से देखने लगता है और कहता है, हाँ, ये क्या हो रहा है? तो पीछे अंकल आते हैं और कहता है, हाँ, लगता है आज तुम्हारा कोई लेटर आने वाला था क्या? यूरी कहता है, हाँ, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर अपने मन में कहता है, मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। और मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही दूसरी कंपनियां मुझसे कांटेक्ट करती हैं कि मैं उनकी कंपनी ज्वाइन कर लूँ। हाँ, फिर भी खैर, मैं फिर से T&R के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर ही लूँगा। फिर भी मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। और ये कहते वहाँ से निकलता है, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। यूरी कॉल को पिक करता है और कहता है, हेलो। सामने से आवाज़ आती है, हे बेब। आवाज़ सुनते ही यूरी कहता है, एनेट। एनेट कहती है, यूरी, बहुत दिनों बाद मिले, कैसे हो? क्या तुम्हारी मुलाकात जेम्स से हुई थी? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है ना? यूरी कहता है, हाँ, खबर बहुत तेज़ी से फैलती है। मैं अभी अपने अपार्टमेंट में जा रहा हूँ। इनेट कहती है, तो फिर तुम्हें मेरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, क्या तुमने उसे ओपन किया? यूरी कहता है, हाँ, क्या? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। वेट, नहीं, मुझे नहीं मिला। इनेट कहती है, हाँ, रियली, सच में? अजीब बात है, शायद ये कल तक आ जाएगा। मैं इसे ईमेल भी भेज सकती हूँ। प्लीज़ हमारे कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना। यूरी कहता है, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन मुझे इसे अस्वीकार करना होगा। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं T&R के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करवाने जा रहा हूँ। एनेट कहती, हाँ, तुम फिर से उन्हीं के साथ काम क्यों करना चाहते हो? हमारा वर्क स्टाइल एक दूसरे से काफ़ी मेल खाता है, क्योंकि हम काफ़ी समय से एक दूसरे से काम करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो वैसे भी मेरे लिए थोड़ा समय निकाल लीजिएगा। हम सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। तुम थोड़ी देर के लिए खाली हो, है ना? चलो चलो डिनर करते हैं। यूरी कहता है, ठीक है, हाँ, ठीक है, आपके लिए कब अच्छा रहेगा? एनेट कहती है, आज रात। यूरी कहता है, ओह, ये तो बिल्कुल लास्ट टाइम जैसा है। फिर अपने मन में कहता है, वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। एनेट कहती है, क्या तुम आज रात बिजी हो? यूरी कहता है, नहीं। और वो सामने देखता है और कहता है, मैं। और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सिल्लू वहाँ पे खड़ा था। और आप लोग सिल्लू को नोटिस कीजिए, उसके हाथों में कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कितने सारे हैं। और मैं 100% बता सकती हूँ, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सारी कंपनी ने यूरी के लिए भेजा है। और सिल्लू ने सारे डॉक्यूमेंट को ले लिया है
और उसके पैरों के नीचे देखो सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे। वो एक-एक करके सारे डॉक्यूमेंट को खोल रहा था और हमारे यूरी के सामने ही फाड़ दिया। यूरी शॉक्ड। यूरी कुछ समय के लिए चुप हो जाता है और कहता है, सॉरी इनेट, मुझे लगता है मैं आज रात नहीं आ पाऊँगा। और सिन्नू से स्माइल करके देख रहा था। मैं तुमको बाद में कॉल करूँगा। और ये कहते हुए कॉल को काट देता है। फिर चैप्टर की स्टार्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं लिंग टिंग युआन को, यानी सिल्लू का बड़ा भाई। लिंग टिंग युआन कहता है, मैं तुमको ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन सिल्लू के उन दिन अचानक चले जाने की वजह से उन्हें बहुत दुख हुआ था। वो यानी उनके फादर। मुझे पता है कि ये एक्स्ट्रा काम है, लेकिन क्या तुम प्लीज़ ये श्योर कर सकते हो कि ऐसा दोबारा ना हो? हाँ, अगली बार सिल्लू को जल्दी जाने से रोकने की कोशिश करना। यूरी कहता है, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ओह, सिल्लू कैसा है? वो अभी नहा रहा है। अगर तुमको उसे कुछ बात करनी है तो जब वो बाहर आएगा तो मैं उसे कह दूँगा कि वह तुमसे कॉल कर ले। टिंग युआन कहता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, तुमको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यूरी कहता है, ठीक है। फिर यूरी अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि वह अब भी सिन्नू से सीधे बात नहीं करना चाहता। मतलब मैं समझ सकता हूँ क्यों। पिछले महीने कुछ घटना हुआ था और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग टिंगवान यूरी से कहता है, मैंने बहुत से लोगों को यह कहते सुना है कि सिर्फ बेबीसिटर के रूप में काम करना तुम्हारे लिए समय की बर्बादी है। टिंग युआन ने बस यूरी से कह दिया था। यूरी कहता है, ये महज एक हल्की फुल्की मजाक थी, लेकिन किसी तरह ये सिल्लू तक पहुंच गया। सिल्लू कहता है, मैंने सुना कि मेरे भाई ने तुम्हें यही कहा था। यूरी कहता है, हाँ उसने किया, अपनी लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी एबिलिटी को बर्बाद कर रहा हूँ। इसके अपोजिट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस सर्विस के लिए मुझे ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है तुम कम काम कर रहे हो। ये महज एक नॉर्मल कन्वर्जेशन था, एक ऐसा घटना जिसे आसानी से भुलाया जा सकता था। फिर वो सिन्नू को देखता है। सिन्नू कुछ ठीक नहीं दिख रहा था। यूरी कहता है, लेकिन फिर वीकेंड आ गया और वहाँ लिंग फैमिली डिनर था जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे लोग थे। तभी टिंग युआन हमारे सिल्लू से कहता है, अकेले रहते हुए तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम आराम कर रहे हो? सिल्लू कहता है, हाँ मैं बहुत आराम कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अगर तुमको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। सिल्लू कहता है, ऑल राइट। फिर वो टिंग युआन से कहता है, तुम कभी कभी मेरे फादर जैसे लगते हो, क्या तुम ये जानते हो? टिंग युआन शॉक्ड हो जाता है और कंफ्यूज भी। टिंग युआन कहता है, हाँ तुम तुम भी काफ़ी हद तक पिता से मिलते जुलते हो। सिल्लू कहता है, मेरा मतलब दिखावे के मामले में नहीं है। तुम एक फादर जैसे व्यवहार करते हो क्योंकि तुम दयालु और भरोसेमंद हो। मैंने हमेशा यही सोचा है कि तुम मेरे फादर जैसे हो। और उसका टिंगवन साइड ग्लांस देता है और हमारा जो सिल्लू है वह कहता है, इसका रीज़न हमारी उम्र में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। और टिंगवन देखता है कि उसका फादर कहता है, सिल्लू की चाय ठंडी हो रही होगी क्योंकि उसका फादर उसके सामने ही बैठा है, लेकिन वो उसके बेटे को अपने फादर जैसा कह रहा है। हाँ, ओ उसके लिए एक नया लाओ। और यूरी यहाँ पर सब देख रहा था। यूरी कहता है, तो ये है असलियत। बिना सामने आए, सीधे तौर पर दुश्मनी झेले बिना भी दुश्मनी की करवाहट महसूस कराना। सामने से कोई लड़ाई नहीं, किसी ने आपके मुंह पर कोई बुरा बात नहीं कहा, ना ही खुलकर कोई झगड़ा या बहस की, फिर भी कड़वाहट महसूस होना। भले ही कोई खुली दुश्मनी नहीं दिख रही हो, लेकिन माहौल और बर्ताव या मन में यह साफ महसूस होता है कि सामने वाला इंसान आपसे नफरत या चिढ़ रखता है।
तो ये है असलियत सिन्नू। सिन्नू ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया। उसके अपने बड़े भाई को उसके बड़े भाई को पता चल चुका है कि उसने कुछ तो गलत किया है। उसे स्वेटिंग होने लगती है। सिल्लू कहता है, एनीवे आपका आपका मेरे लिए चिंता करने के लिए थैंक्स, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर गेबल मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। ये सुनने के बाद टिंग टिंग युआन कहता है, ओह क्या सच में? सिल्लू कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं थोड़ा नखरे वाला हूँ, लेकिन वह मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे बेबीसिटर बनना आसान नहीं है। ये सुनकर तो टिंग युआन फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसने तो कहा था। और सिल्लू की बात सुनने के बाद उनका सारी फैमिली मेम्बर्स एकदम शांत हो जाते हैं। सारा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। सब लोग शांत हो जाते हैं। यूरी इस चीज़ को नोटिस करता है और अपने मन में कहता है, आह मुझे एम्बैरसिंग फील हो रहा है। फिर वो सिल्लू की तरफ देखता है। सिल्लू उसकी तरफ मुड़ता है, पैर से स्माइल करता है। सो यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म होता है और प्रेजेंट का सीन आता है, जहाँ पे टिंग युआन यूरी से कहता है, ओ तुमसे वीकेंड में मुलाकात होगा, गुड इवनिंग। यूरी कहता है, हाँ तुम भी। सिल्लू कहता है, ओ किसने बुलाया? यूरी कहता है, ओह टिंग युआन बस हाल चाल पूछने के लिए कॉल किया था। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि उसने तुम्हें हेलो कहा है। सिल्लू कहता है, ओह मेरा भाई? यूरी कहता है, हाँ। सिल्लू कहता है, उसे ज़रूर पता चल गया होगा कि मैं कुछ दिनों पहले ही वहाँ से चला गया था। पुअर गाय। यूरी कंफ्यूज। सिन्नू कहता है, वह असल में इतना कमज़ोर नहीं है, लेकिन वह एक बहुत ही दबंग पिता के साथ पला बड़ा है। दबंग पिता। यूरी उसे गौर से देख रहा था और नोटिस कर रहा था। सिन्नू पहले पानी पीता है, उसके बाद एक एप्पल उठाता है, उसे खाने लगता है और कहता है और फिर वो कुछ और खाने के पास जाता है। ये देखने के बाद सिन्नू यूरी अपने मन में कहता है, हाँ क्या उसने पहले ही रात का खाना नहीं खाया है? उसने डिनर किया, फिर सैलेड, फिर केक और उसके ऊपर से एक पुडिंग। हाँ इतना खाना आखिर जाता कहाँ है? उसके बाद हम देखते हैं कि सिन्नू एक पूरा बॉक्स खाने का लेके बैठ जाता है और खा भी रहा था। यार किसी खाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए यार, बेचारा खा रहे से खाने दो। सिल्लू खाते हुए कहता है, लो थोड़ा खा लो। तुमने रात के खाने में सिर्फ हरी सब्जियां खाई थी, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? यूरी कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। यूरी कैसे बताया, तुम्हारा ही देख के उसका पेट भर गया। फिर सिल्लू कहता है, तो मुझे मसाज दो, मेरी आंखें थक गई हैं। यूरी कहता है, हाँ श्योर। उसके बाद यूरी उसे देखता है, कहता है सिल्लू ऑलमोस्ट हर रात अपनी आँखों में थकान की शिकायत करता है। उसकी आँख बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होती है। वह अपना ये थका हुआ रूप दूसरे के सामने नहीं दिखाता, केवल कभी कभार ही दिखाता है, जब हम दोनों अकेले होते हैं। यानी यूरी वो सिर्फ तुम्हें दिखाता है। यूरी कहता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। यह सब असल में लिंग फैमिली छोड़ने और यहाँ आने के कुछ ही समय बाद शुरू हुआ था। और हम देखते हैं सिन्नू किसी से बात कर रहा था अपनी माँ से और कहता है, हाँ जी यस मॉम, मैं आँख के डॉक्टर के पास गया था। हाँ मैं वापस जा रहा हूँ। हाँ सब ठीक है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अब घर जा रहा हूँ, आराम करूँगा। हाँ 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 अपॉइंटमेंट के बाद मैं थक गया हूँ। क्या मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूँ? ये कहते हुए कहता है, ठीक है। नहीं बिल्कुल नहीं। यूरी अपने मन में कहता है, ओह आज आज काफ़ी देर तक फ़ोन पर बात करेगा लग रहा है। सिन्नू कहता है, ओह ठीक है मैं अगली बार आऊँगा। ये कहते हुए वो फ़ोन को काटता है और फ़ोन को फेंक देता है बैक सीट पर। हाँ फिर अपने सर को पकड़ता कहता है, हाँ सच में कितना ज़्यादा टायरिंग है। यूरी देखता है कि सिल्लू आह भर रहा है, तब वो सिल्लू से कहता है, क्यों ना तुम और भी गहरी आह भर लो? सिल्लू उसकी तरफ देखता कहता है, हाँ। यूरी कहता है, अपने फेफड़ों को पूरी तरह से हवा से भरो और सब कुछ बाहर निकाल दो, तुमको बेहतर महसूस होगा।
थोड़ा आगे की ओर झुको और अपने कंधों को भी रिलैक्स करो, या फिर तुम पीछे की ओर झुककर अपनी आंखें बंद कर सकते हो। दोपहर के इस वक्त सबको थकान महसूस होता है। सिन्नू कहता है हे। फिर वो कहता है मुझे अभी गुस्सा करने की भी हिम्मत नहीं है। फिर वो खिड़की से बाहर देखने लगता है। यूरी कहता है अपने मन में, उसके बाद जब हम अकेले होते थे तो वह कभी ये दिखाने लगा कि वह कितना थका हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिन्नू यूरी के गोद में लेटा हुआ था। यूरी इस समय सिन्नू की आंखों को मसाज कर रहा था अपनी हाथों से, धीरे धीरे गीले पट्टी के इस्तेमाल करके। यूरी सिन्नू से पूछता है, तुम ठीक हो? सिन्नू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, ये बहुत अच्छा फील होता है। यूरी अपने मन में कहता है, हाँ क्या इससे दर्द नहीं होता? सिन्नू कहता है, नहीं ये तो बहुत अच्छा फील होता है। यूरी से स्टेयर कर रहा था और उसे देखते हुए कहता है, वाओ, आंखों पर पट्टी बंधी होने के बाद भी वो कितना ब्यूटीफुल और ग्लोविंग है। सिन्नू उसकी स्टेयर को फील कर लेता है और कहता है, हाँ, तुम मुझे घूर घूर कर परेशान कर रहे हो मिस्टर गैबल। यूरी कहता है, ओ आई एम सॉरी, तुम्हारी आंखों को कैसा फील हो रहा है? सिन्नू कहता है, हमेशा की तरह मैं इससे एक आंखों से ही रोशनी और अंधेरे का फ़र्क बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये इसी तरह रहेगा पूरी लाइफ टाइम। फिर भी विज़न थेरेपी का असली मकसद तो यही है, एक आंखों से सारे काम करने का आदत डालना। मेरी आंखों की प्रॉब्लम तो एक बात है, लेकिन इन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही है। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि सिर्फ एक आंखों से जीना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। यूरी हमें बताता है, जब उसकी हाफ विज़न चली गई थी तो वो बार बार चीज़ों से टकराता रहता था और अपने बैलेंस को खो देता था। बस उसे इसकी आदत हो गई है, लेकिन फिर भी वो शाम ढलते ही दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही थक जाता है। सिन्नू कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारी मालिश करूं मिस्टर गैबल? यूरी कहता है, नहीं थैंक्स। सिन्नू कहता है, क्या तुम श्योर हो? ये बहुत अच्छा फील होता है। जितना तुम सोच रहे हो मैं उससे भी ज़्यादा अच्छे से अपने हाथों का बेहतर इस्तेमाल कर लेता हूँ, आपसे भी बेहतर। मतलब तुम ठीक हो, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यूरी स्माइल करते हुए सिल्लू को देख रहा था और फिर वह एक बात कहता है, तो क्या बेहतर होगा कि तुम इसे खुद ही कर लो? ये सुन के तो सिल्लू फ्लिंच हो जाता है, वो चुप हो जाता है और फिर कहता है, नहीं सॉरी, मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, तुम मेरे लिए इसे करो। यूरी कहता है, हाँ अगर तुम थके हुए हो तो तुम सो सकते हो। सिन्नू कहता है, हाँ ठीक है, बस थोड़ी देर झपकी ले लेता हूँ। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरे वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।